हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओस्टेट का 2019 में जो पेपर हुआ था सीबीजेड का, उसका बॉटनी पेपर को आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी दो वीडियो बना चुके हैं, ओस्टेट 2016 एंड 2018 का। आप चाहो तो वो सारे के सारे वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आई बटन से भी क्लिक करके चेक कर सकते हो। एक बार बॉटनी पेपर का एनालिसिस कंप्लीट हो जाने के बाद हम जूलॉजी पेपर का भी कर लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बॉटनी जूलॉजी थोड़ा सा ऐड करने से लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए हम पहले बॉटनी उसके बाद जूलॉजी को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को इसी तरह टाइम टू टाइम हमारे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोगों को जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तो तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। सो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका मेंटर विनोद परिडा। सो पहले क्वेश्चन से हम देख लेते हैं, गैसियस प्लांट रेगुलेटर ग्रोथ रेगुलेटर इज, इनमें से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि गैसियस इन नेचर होता है। ठीक है, गैसियस का होता है, गैस होता है। इथिलीन, एबीए, आईए, काइनेटिन। सो इसका राइट आंसर है इथिलीन। याद रखिए, इथिलीन एक गैसियस हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसका काम है फ्रूट राइपनिंग करवाना। फ्रूट राइपनिंग करवाना, याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका केमिकल आईयूपीएसी नेम है इथिन, और इसको प्लांट साइंस में इथिलीन कहा जाता है। इसको आईयूपीएसी नेम है इथिन, IUPAC, याद रखिएगा। आईयूपीएसी जो केमिकल नेम है, केमिस्ट्री में नेमिंग के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमारे प्लांट साइंस में इसको इथिलीन कहा जाता है, जो कि फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, और ये एक पॉल्यूटेंट के हिसाब से डिस्कवर हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। पूछा है ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन, ऑक्सीजन इनमें से किस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। एनहांसिंग सेल डिवीजन, एनिकैलस फॉर्मेशन, इंड्यूसिंग डोरमेंसी, मेंटेनेंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। सो राइट आंसर इज हमारा होगा इंड्यूसिंग डोरमेंसी, यानी कि इंड्यूस डोरमेंसी कभी भी ऑक्सीजन इंड्यूस नहीं करता। देखिए, ऑक्सीजन का काम है ब्रेक द डोरमेंसी। ऑक्सीजन क्या करता है? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। वो कभी भी डोरमेंसी को बढ़ावा नहीं देता, वो उल्टा डोरमेंसी को तोड़ता है। और डोरमेंसी अगर किसी को नहीं मालूम है, मैं बता दूं, एक सीड के अंदर एक वायबल एम्ब्रियो रहता है, लेकिन वो सीड उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और सीड को जैसे चाहे आप लोग जितने सालों तक, जितने महीनों तक वैसे का वैसा रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो डोरमेंसी की वजह से, वो डोरमेंसी की वजह से वो सीड उसी के तरह जिंदा रहता है। उसके अंदर ओव्यूल भी, एम्ब्रियो भी जिंदा रहता है, सिर्फ और सिर्फ डोरमेंसी। और उसको करता कौन है? उसको इंड्यूस करता है हमारा एबीओ, और उसको रोकता कौन है? वो है हमारा ऑक्सीजन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन उसको रोकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी प्रोसेस ऑक्सीजन करता है। बाकी प्रोसेस यानी मैं थोड़ा बता दूं, ऑक्सीजन का काम है सेल डिवीजन करवाना, ऑक्सीजन का काम है कैलस फॉर्मेशन करवाना, ऑक्सीजन का काम है एपिकल डोमिनेंस डोमिनेंस करवाना, लेकिन ये डोरमेंसी को कभी इंड्यूस नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल किसके साथ इक्विवेलेंट है? एंजियोस्पर्म का ओव्यूल किसके साथ इक्विवेलेंट है? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल। देखिए, ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहाँ किससे बनता है? वो बनता है मेगास्पोर से। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो मेगास्पोर हमारा कहाँ पे बन रहा है? ओव्यूल के अंदर। सो यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम है वो भी हमारा क्या है? एक कंटेनर है ओव्यूल की तरह, और उसके अंदर बनता है मेगास्पोर। याद रखिएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट कौन हो गया? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का इक्विवेलेंट मेगास्पोरेंजियम हो गया, और एम्ब्रियो सैक इक्विवेलेंट मेगास्पोर का बराबर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कटिंग्स आर मोस्टली टेकन फ्रॉम, कटिंग्स कहाँ से लिया जाता है ज्यादातर? सूट ऑफ पेरेंट, रूट एंड स्टेम ऑफ पेरेंट, बॉड्स ऑफ पेरेंट, स्टेम ऑफ, लीव्स ऑफ पेरेंट। सो इसका राइट आंसर होगा सूट ऑफ पेरेंट, जो कि हमारा रोज प्लांट में भी हमें देखने को मिलता है। रोज प्लांट में भी कटिंग वगैरह प्रोसेस किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर है एंजियोस्पर्म में किस में बदलता है या फिर डेवलप होता है? एंडोस्पर्म से, एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल में। सो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो हमारा एम्ब्रियो सैक बाद में जाके बनाता है। मान लीजिए ये रहा फंक्शनल मेगास्पोर, ये क्या करेगा? डिवाइड एंड डिवाइड करके एंजियोस्पर्म ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल बनेगा, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियर बनेगा, और नीचे एक बड़ा सा एग और उसको लगे हुए 2 सिनर्जिड बनाएगा। ठीक है, तो ये मेगास्पोर ही है जो कि बाद में एम्ब्रियो सैक, फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्किगोनियम एब्सेंट इन इज एब्सेंट इन, कहाँ पे आर्किगोनिया एब्सेंट होता है? थालोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। सो राइट आंसर इज थालोफाइट। देखिए, थालोफाइट में बोथ आल्गी एंड ब्रायोफाइट्स आते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म को तीनों अलग कर चुका है, क्योंकि ये तीनों में हमारा आर्किगोनियम पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी आर्किगोनियम पाए जाते हैं, सिवाय नेटर्म को छोड़ के, लेकिन थालोफाइटा में, जो कि आल्गी को कंसिडर किया जाता है, और आल्गी में आर्किगोनिया नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पूछा इन कंपैरिजन विद गैमेटोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट द गैमेटोफाइट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर। अगर हम कंपेयर करें कि गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट को और एंजियोस्पर्म के गैमेटोफाइट के साथ, तो क्या हमें डिफरेंस मिलने को देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्म के गैमेटोफाइट क्या होते हैं, स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, स्मॉलर बट हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, लार्जर बट हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, लार्जर एंड हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन। सो इसका राइट आंसर होगा स्मॉलर होता है, वेरी कॉन्स्पिक्यूस, याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होते हैं डेवलप होते हैं वो बहुत ही कॉन्स्पिक्यूस होते हैं, और मतलब उनके पास स्मॉलर सेक्स ऑर्गन होता है और वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी इनकॉन्स्पिक्यूस भी कह सकते हैं। कॉन्स्पिक्यूस किस में होता है, गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है, जो रिक्सिया मर्कांसिया एंथोसिरोस प्यूनारिया, वो सब तो हमें इजीली देखने को विजिबल हो जाते हैं, कॉन्स्पिक्यूस होते हैं और उसको हम छू सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म ऑफ गैमेटोफाइट है वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन भी बहुत छोटे हैं, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह का जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि वो इनकॉन्स्पिक्यूस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्लांट ग्रुप हैविंग हैबिटेट बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि जो प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट ग्रुप है जो कि लैंड और प्लांट वाटर में दोनों में सर्वाइव करते रहता है, या फिर दोनों में हैबिटेट है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सो राइट आंसर है ब्रायोफाइटा। क्यों, ब्रायोफाइट को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, याद रखिएगा, प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये दोनों के दोनों, ये एक्चुअली में एम्फीबियंस का मतलब है दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बट यहाँ पे बोला है दे कैन ऑल्सो हैव हैबिटेट ऑन ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ठीक है, वाटर और लैंड में दोनों में इनका हैबिटेट है, इस वजह से इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। सो यही होगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय व्हाइटेकर इज, व्हाइटेकर के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया क्लासिफिकेशन है वो क्या है। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सो ये इसका आंसर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, R.H. व्हाइटेकर, इनका पूरा नाम है R.H. व्हाइटेकर। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन आएगा, ये आएगा मोनेरा, याद रखिए, मोनेरा में जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स आ गए, उसके बाद आएगा प्रोटिस्टा, जितने भी हमारे प्रोटिस्टा, जितने भी हमारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो प्रोटिस्टा में आएंगे। उसके बाद फंजाई, जिसमें फंगस वगैरह आएंगे, जिसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आज वेल एज मल्टीसेलुलर होंगे। उसके बाद आएगा प्लांट, जो कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर आएंगे, और उसके प्लांटी, प्लांटी होगा। और उसके बाद एनिमालिया, एनिमालिया, ठीक है, एनिमालिया, जिसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हाइटेकर ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस इन विड्थ, ये मान लीजिए स्टेम है, कुछ साल बाद आपने देखा इतना मोटा हो गया, ये जो गर्थ इंक्रीज हुआ, जिसको गर्थ भी कहा जाता है, विड्थ और गर्थ, तो ये किसके वजह से होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। सो राइट आंसर इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का काम है इसको लेटरली ग्रो करना, ये जो लेटरली को ग्रो करना लेटरल मेरिस्टेम का काम है। एपिकल मेरिस्टेम को हाइट इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी में जो नोड वगैरह है, नोड को नोड टू नोड, इंटर नोड को इलोंगेट करता है। और प्राइमरी मेरिस्टेम तो अलग हो गया, लेटरल मेरिस्टेम हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो कैम्बियम वगैरह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम से होता है, कैम्बियल रिंग से डेवलप होता है, जो कि विड्थ हो या फिर गार्थ को इंक्रीज करता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल हैविंग पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ ए प्लांट इज, एक प्लांट में अगर कोई सेल पूरे डिफरेंशिएट करके जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल बना सके, उसको क्या कहते हैं, यूनिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, टोटिपोटेंट। उसका राइट आंसर है टोटिपोटेंट। देखिए, सेल हैविंग पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि जिस प्रकार का भी सेल वो बना सके उसको टोटिपोटेंट कहते हैं। प्लूरिपोटेंट हमारा एनिमल में, एनिमल टिश्यू कल्चर में ज़्यादा यूज होता है, और ये एग्जाम्पल मान लीजिए इसका प्लूरिपोटेंट का स्टेम सेल हो गया। ये सब कुछ ही लिमिटेड सेल को ही, लिमिटेड ऑर्गन को ही बना पाएंगे, लेकिन जो टोटिपोटेंट है ये प्लांट के लिए है। याद रखिए, प्लांट में ये कोई भी सेल बना सकता है, ठीक है, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू बना सकते हैं, लेकिन एनिमल में वो फीचर नहीं है। स्टेम सेल में अगर वो बात करेंगे तो ये स्किन बना सकता है, ये हमारा ब्लड बना सकता है, लेकिन जैसे जाइगोट हो गया हमारा एक स्टेम सेल हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा प्लांट में जो टोटिपोटेंट सेल होता है वो किसी भी तरह का ऑल डिफरेंशिएटेड सेल बना सकता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज पर द मेंडलिज्म येलो रिंकल्ड सीडेड पी, येलो रिंकल्ड सीडेड पी देखते हैं इसको। येलो यानी कैपिटल वाई, रिंकल्ड यानी स्मॉल आर,
plant crossed to green round seeded one yield F1 plant with seed character। अगर हम येलो रिंकल्ड को, ये मान लीजिए येलो, ये रिंकल्ड हो गया क्योंकि येलो डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड हमारा रिसेसिव होता है। फिर राउंड, ग्रीन और राउंड, ग्रीन यानी स्मॉल वाई क्योंकि ये रिसेसिव हो गया, और राउंड यानी कैपिटल आर। तो ये बोल रहा है कि क्रॉस टू ग्रीन राउंड सीडेड वन एड्स F1 जनरेशन विद सीड कैरेक्टर। सीड कैरेक्टर क्या होंगे? येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, और एक ऑप्शन शायद नहीं है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ग्रीन रिंकल्ड होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए इसके लिए तो क्रॉसिंग करना पड़ेगा, तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। आप चाहो तो इसको क्रॉसिंग करके कर सकते हो, ठीक है, इसको क्रॉसिंग करके कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जीनोटाइप वो सबका लिख दिया हूँ, आप चाहो तो इसको क्रॉसिंग करके इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:1, 1:2:2, 1:2:1 रेशियो इज मार्क्ड इन। 1:1 जो रेशियो निकल के आया है वो कहाँ पे आता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस टेस्ट क्रॉस में, F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, रेसिप्रोकल में, वो आता है हमारा F1 जनरेशन। याद कीजिए, रेड को जब भी व्हाइट के साथ क्रॉस किया जाता था तो हमारा निकल के आता था पिंक, और पिंक निकलने के लिए हमारा मान लीजिए रेड में कैपिटल आर था, और व्हाइट के लिए हमारे पास स्मॉल था। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया वो आया हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसको हमने कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पिंक आया। जब हम इसको, एक्चुअली इसका आंसर होगा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, F2 जनरेशन। देखिए कैसे हुआ, जब हमारा ये F1 जनरेशन को हमने सेल्फिंग किया तो ये हमारा निकल के आया कैपिटल आर, दो निकल के आया कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक निकल के आया स्मॉल आर। तो ये आया 1:1 वाला रेशियो, ये F2 जनरेशन का है, तो F2 जनरेशन होगा राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजेंट दैट कॉजेस डिजीज इन होस्ट बाय इट्स परसिस्टेंट एसोसिएशन इज कॉल्ड। एक जो एजेंट है जो होस्ट में डिजीज करता है बाय परसिस्टेंट एसोसिएशन, मतलब लगा हुआ रहता है, कभी भी निकलता नहीं, वो कौन है? माइकोराइजा, पैथोजन, सिम्बायोंट, सैप्रोफाइट। तो ये डिजीज का पूछ रहा है, ठीक है, डिजीज करने वाला। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो ये डिजीज नहीं करता। सिम्बायोन्ट्स भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सैप्रोफाइट तो डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मैटर से निकाला जाता है। और बचा कौन? पैथोजन। यही है एक लौता जो कि होस्ट के साथ अटैच होता है परसिस्टेंटली और डिजीज करवाता है। याद रखिएगा, माइक्रोराइजा से फायदा होता है, सिम्बायोट से फायदा होता है, और सैप्रोफाइट जो भी हो, जो भी पैथोजन हो, वो तो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड किया ना, होस्ट तो जिंदा है, इस वजह से पैथोजन ही होगा जो डिजीज करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन करता है? अल्टरनारिया, पाइथियम, फाइटोप्थोरा, एरिसिपेस। सो राइट आंसर इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। मैं पूरा नाम लिख दे रहा, इन्फेस्टेंस, जो कि आइरिस फेमिनिन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, याद रखिएगा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोला जाता है तो वो होता है अल्टरनारिया सोलानी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोडर्मिस इज ऑलवेज एब्सेंट इन। एंडोडर्मिस कहाँ पे एब्सेंट होता है? मोनोकोट रूट में, डाइकोट रूट में, मोनोकोट स्टेम में, डाइकोट स्टेम में। सो हमारा जो एंडोडर्मिस होता है वो एब्सेंट होता है मोनोकोट रूट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भास्कुलर बंडल रेडियली अरेंज होते हैं, साथ में स्कैटर्ड होते हैं। तो स्कैटर्ड होने के वजह से इनमें कोई भी हमें एंडोडर्मिस का रिंग ही देखने को नहीं मिलता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फूड सिंथेसाइजिंग टिश्यू इज। जो फूड सिंथेसाइजिंग करने वाला टिश्यू कौन है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सो राइट आंसर इज क्लोरेनकाइमा। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा पैरेन्काइमा, क्योंकि देखिए पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज भी करना और फोटोसिंथेसिस भी करना, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने वाला कौन सा पैरेन्काइमा है? जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल कंटेनिंग और पोजेसिंग पैरेन्काइमा को कहा जाता है क्लोरेनकाइमा। जिस तरह एयर कैविटी और एयर चैम्बर कंटेनिंग पैरेन्काइमा कहा जाता है एरेन्काइमा, उसी तरह क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा कहा जाता है क्लोरेनकाइमा, जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करवाना। चलते हैं नेक्स्ट। हिल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। इन द हिल रिएक्शन जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो कहाँ पे होता है? ठीक है, टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट इन द पूरा देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ CO2, एब्सेंस ऑफ सुइटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखिए हिल रिएक्शन तब होगा जब एक सुइटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट हो, वरना हिल रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि रीजन है CO2 का तो कोई रोल नहीं है हिल रिएक्शन में, प्रेजेंस और एब्सेंट कोई भी मतलब नहीं है। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एब्सेंट हो तो हिल रिएक्शन मतलब हो ही नहीं सकता। वाटर जब भी स्प्लिट करेगा ना, वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, जो कि हिल रिएक्शन में जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट, जिसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, ठीक है। स्टोमाटा ऑफ कैम प्लांट, कैम यानी क्रासुलासिन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैम प्लांट में स्टोमाटा किस तरह का होता है? ऑलवेज ओपन होता है, आर ऑलवेज ओपन, ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट, ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज एट द डे, नेवर ओपन। सो इसका राइट आंसर है ओपन ड्यूरिंग द नाइट, रात में खुलते हैं, और दिन में क्लोज एट डे, दिन में क्लोज होते हैं। और इस तरह का स्टोमाटा को कहा जाता है स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये क्रासुलासी फैमिली में पाए जाते हैं, क्रासुलासी फैमिली में पाए जाते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, कैक्टस वगैरह हो गया ना, वो सब के सब स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा पोजेस करते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी लॉस होना यानी कि एक खतरनाक प्रोसेस है ना। तो नेक्स्ट को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन फोटोसिंथेसिस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड आर। एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए? तो मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, 6CO2 प्लस 12 वाटर which gives glucose plus 6 oxygen plus 6 वाटर, ठीक है। और याद रखिएगा, मैं ये लिखा क्यों हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा कर, हाँ, मैं इसको लिखा क्यों हूँ इस वजह से, याद ध्यान रखिएगा। जो हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसमें कितने ऑक्सीजन आटम है? 12। देखिए 6 इंटू 2 ना 12 है ऑक्सीजन आटम। तो ये 12 के 12 ऑक्सीजन आटम कहाँ से आते हैं? ये पूरा का पूरा वाटर से आते हैं। देखिए 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ये 12 के 12 ऑक्सीजन हमारा 12 वाटर से आते हैं। सो हमें कितना चाहिए वाटर? 12 ठो वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। सो राइट आंसर इज 12 वाटर मॉलिक्यूल। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। हम फिर इस तरह के और एक वीडियो लाएंगे जो है, जो यहाँ से हमारा पूरा बॉटनी का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जूलॉजी का शुरू करेंगे। आप तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो ला सकूँ और मुझे सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।